Bismillahirrahmanirrahim. Today is our third lecture of control systems. In the previous lecture, we were discussing about the different parameters of control systems, what is control system, and open loop control system, closed loop control system, what is automation control, and we have also discussed about the various examples of control system. So, what are the major advantages of open loop control systems? Simple construction and easy of maintenance, less expensive as compared to closed loop system. Okay, there is no stability problem in case of open loop closed system. And major disadvantages of open loop control systems are as disturbances and changes in calibration cause error. ओके इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, वी नीड टू कैलिब्रेट इनपुट टाइम टू टाइम, इनपुट को कैलिब्रेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, डेट्स वाई अगर हमारे पास उसकी वजह से, कैलिब्रेशन की वजह से इफ दिस एरर कम्स इन द सिस्टम, तो ये हमारे पास एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है. एंड द सेकंड वन इज, ये हमें पता है कि हम लोगों ने अगर आउटपुट को डिजायर्ड वैल्यू तक लेके जाना है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, रिकैलिब्रेशन इज कंपल्सरी, नेसेसिटी है. ठीक है, ठीक है. नंबर वन हमारे पास क्या पॉइंट है, नंबर वन इज कि इसमें कैलिब्रेशन की, रिकैलिब्रेट करना की ज़रूरत हमें पड़ेगी इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. इनपुट को बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा. तो इस कैलिब्रेशन की वजह से क्या है हमारे पास, अगर उसमें चेंजेस आती हैं कैलिब्रेशन में, ये डिस्टर्बेंसेस आती हैं उस कैलिब्रेशन में, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सिस्टम में एरर आ सकते हैं. लेकिन अगर उसके एडवांटेजेस को देखें ऑन अदर हैंड, इसको कंस्ट्रक्ट करना सिंपल है, ये लेस एक्सपेंसिव है. ऑब्वियसली ओपन लूप सिस्टम में हमारे पास क्या है, हमारे पास फीडबैक में मेजरिंग डिवाइस तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही हमें कंपैरेटर लगाने की ज़रूरत है. तो हमारा सिंपल सिस्टम जो है वो बहुत सिंपल है और लेस एक्सपेंसिव है. जैसे ही हम उस सिस्टम को, ओपन लूप सिस्टम को क्लोज लूप सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, दैट ऑब्वियसली वी विल नीड सम मेजरिंग डिवाइस एंड सम कंपैरेटर दैट इज गोइंग टू कंपेयर बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट. सो हमारे सिस्टम की जो कॉस्ट है, ऑब्वियसली जब आप अपने सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स को ऐड करते जाएंगे, आपका सिस्टम एक तो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और सेकेंडली क्या है आपके पास सिस्टम में कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ उनकी मेंटेनेंस भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम की. ओके, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1, जिसमें आप लोगों ने बेसिक एग्जांपल्स देखनी है अबाउट कंट्रोल लूप सिस्टम. कंट्रोल सिस्टम है क्या और उसकी डेफिनेशंस, दैट आर ऑल इम्पोर्टेंट. और जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सब एग्जांपल डिस्कस की थी, उसमें से कुछ हमारी नेचुरल जो आपके पास इन्वायरमेंट में है, कि कुछ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो वो आप लोगों ने इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है अबाउट चैप्टर नंबर 1. तो अगर हम लोग इसको देखें, एक इसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इसके अलावा एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, एंड थर्ड टॉपिक इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वर्सेस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. Now we are going to start with the chapter number 2, that is the mathematical modeling of control system. इसके लिए हम अपनी बुक को शेयर कर रही हूँ मैं. So we will next move to chapter number 2, that is about mathematical modeling of control systems. Okay. अच्छा, एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है. नंबर वन, जब भी हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम्स को देखना है, इसमें ये दो चार चीज़ें हैं जो कि बार बार आएंगी. एक होती है सिस्टम की, बेसिकली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें हमारे पास. नंबर वन, एक आती है हमारे पास डायनमिक, बल्कि अगर हम लोग देखें स्टैटिक को तो वो ज़्यादा बेहतर है. नंबर वन इज स्टैटिक. ओके, नंबर वन इज स्टैटिक.
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, स्टैटिक और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो स्टैटिक अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, स्टैटिक अगर ये देख लें कि इफ़ वी हैव सम सिस्टम, ठीक है, सपोज करेंगे सिस्टम है और दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज सिस्टम, दिस इज इनपुट एंड आई, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसको हमारे पास क्या है, ओ से इनपुट और आउटपुट, ठीक है। अगर हमारे पास आउटपुट जो है वो एक टाइम, कोई भी टाइम ले लें, t0 ले लें सपोज, ठीक है, एक इंस्टेंट है t0, ये करंट इंस्टेंट है, ठीक है। और अगर t0 पे जो y की वैल्यू है, मतलब अगर आउटपुट की करंट वैल्यू इनपुट की सिर्फ और सिर्फ करंट वैल्यू पे ही डिपेंड करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी एग्जांपल लें, एक ह्यूमन नेचर की एग्जांपल लें, हम लोगों को क्यों डायनेमिक कहा जाता है, हमारी माइंड थिंकिंग, बट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायनेमिक, क्योंकि हम लोग पास्ट की भी चीज़ों को याद रखते हैं, हमारी एक मेमोरी है, ठीक है, एक हमारे पास एक मेमोरी है जिसमें हम लोग क्या सोच रहे होते हैं, हमारे पास पास्ट की भी मेमोरीज हैं और इसके अलावा हम फ्यूचर के बारे में कुछ प्रोडिक्शंस करते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान आउट करते हैं। सो अगर हमारे पास पास्ट या फ्यूचर इन दोनों की कुछ हमारे माइंड में कुछ है मेमोरीज, तो इसको हम लोग कहेंगे डायनामिक्स, इसे हम कहेंगे डायनामिक थिंकिंग। इसी तरह ही अगर सिस्टम है और सिस्टम की जो प्रेजेंट वैल्यू है आउटपुट, अगर वो सिर्फ सिस्टम की इनपुट के साथ प्रेजेंट वैल्यू के साथ कनेक्टेड है तो उसको हम लोग कहेंगे दैट इज अ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम की कोई मेमोरी नहीं है, सिस्टम इज मेमोरी लेस। इफ द सिस्टम इज मेमोरी लेस देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टैटिक। और इफ द सिस्टम हैविंग सम मेमोरी, मतलब अगर उसके पास पास्ट की भी कुछ वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है, इफ द पास्ट वैल्यूज आर प्रेजेंट, इफ द फ्यूचर वैल्यूज आर प्रेजेंट, तो system having some memory, if the system having memory, then the system that kind of characteristics are called as the dynamic characteristics of the system, ठीक है। तो जब भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें हम लोगों ने अपने सिस्टम की डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है। और उनको एक तो हम लोगों ने मॉडल करना है कैरेक्टरिस्टिक्स को, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, और फिर एनालिसिस भी करना है। दो चीज़ें, नंबर वन इज मॉडल करना, मॉडलिंग, एंड सेकंड थिंग इज एनालिसिस। देखें, कभी भी किसी सिस्टम को अगर हम लोगों ने डिज़ाइन करना है या स्टडी करना है, कंट्रोल सिस्टम, कोई भी सिस्टम अगर हम ले लें, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जी, हम ये हमारा सिस्टम है उसको डायरेक्टली उठा के और उसको जी प्रैक्टिकली उसकी वैल्यूज को स्टार्ट करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता। कभी भी किसी प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या फेजेज आते हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट सपोज करें आपको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मिल रहा है, ठीक है, ये कोई भी प्रोजेक्ट अपना टर्म प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इसमें हमारे पास क्या आएगा, लिटरेचर रिव्यू, जिसमें उसका सारा बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी क्या था, उसमें इस पे क्या काम हो चुका है, आगे फर्दर आपको क्या काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग क्या सोचेंगे, उसके बाद उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, ठीक है, एक मॉडल बनाएंगे। इसमें मॉडल क्या होता है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सिस्टम। मतलब ये कि अगर किसी सिस्टम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले एक हम लोग क्या करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग एक पूरा माइंड में जो एक माइंड सेट है कि जी ये कंपोनेंट होगा, ये इस तरह से होगा, इसका फ्लो, ऑपरेशन का फ्लो कैसे होगा सारा का सारा, तो उस ऑपरेशन के फ्लो के लिए हमें चाहिए एक मॉडल, ठीक है, एक पूरा मॉडल। जो मॉडल हमें ये बता रहा हो कि वो सारा का सारा क्या होगा, उस सारे के सारे सिस्टम के ऑपरेशन को आपको बता रहा हूँ। इफ़ वी टॉक अबाउट द मैथमेटिकल मॉडल, तो ऑब्वियसली उसमें क्या आएगी, उसमें इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कभी कि रिसर्च पेपर किसी स्टूडेंट ने कभी देखा हो, या फिर अगर वैसे भी अब आप लोग देखें कोई भी हमारे पास मॉडल है तो वो मैथमेटिकल सिस्टम है, तो वो मैथमेटिकल मॉडलिंग के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैथमेटिकल मॉडल में क्या है, सपोज करें आपकी कुछ आउटपुट है, आपकी इनपुट है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप है, आप लोग कुछ इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे जो आपके सिस्टम के सारे वेरिएबल्स को काउंट कर रही होगी,
और सारा कुछ बता रही होगी और आपके रिलेशनशिप को बता रही होगी कि जी ये आपके सिस्टम के वेरिएबल का रिलेशनशिप क्या है, आपके इनपुट का क्या रिलेशनशिप है, आपके आउटपुट का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम आप ले लें, चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम हो, इलेक्ट्रिकल है, थर्मल है, इकोनॉमिक है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो हम लोग हर तरह के सिस्टम को ज़रूरी, अब देखें बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें भी हमें पता है कि हमारे पास सिस्टम में इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जिनको चेंज करने से हमारे सिस्टम के आउटपुट पे इफेक्ट आएगा। तो उन सारे के सारे पैरामीटर्स को माइंड में रखते हुए उनका मैथमेटिकल रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे, और ड्राइव करने के बाद हमारे पास जो है वो एक पूरी इक्वेशंस का सेट आ जाएगा, वी विल गेट द सेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इस किस्म की पूरी जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। और मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए क्या होता है कि ये आपके पास पता है, लाजमी है कि वो सिस्टम की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे नहीं बनता, वो सिस्टम की डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे बनता है। मैथमेटिकल मॉडल मींस कि सारी की सारी आपके सिस्टम की जो मेमोरी है उसमें होती है, उसमें कुछ पास्ट वैल्यू होंगी कि पास्ट में इस सिस्टम का बिहेवियर कैसा था, पास्ट वैल्यूज भी लेंगे, कुछ फ्यूचर वैल्यूज लेंगे। अगर एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल आपने प्रिपेयर कर लिया है जिसमें ये सब कुछ है, तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशियल इक्वेशंस लेंगे, उनको और रिलेशनशिप्स को प्रूव करने के लिए। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम है, फॉर मैकेनिकल सिस्टम न्यूटन्स लॉ अगर हम लोगों ने देखे, आप लोगों ने देखा था न्यूटन्स, ये तो वो स्टार्ट से पढ़े 9th एंड 10th से कि व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये जितने भी न्यूटन्स लॉ हैं ये आपके पास क्या है, नॉर्मली किसके लिए यूज होते हैं, आपके पास मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए। अगर आप लोग अभी देखें तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए लाइक किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, और ये सारे के सारे आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के क्या किया था आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रिक सर्किट्स आप लोगों को याद हो तो इन एल्गोरिदम्स के थ्रू, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, इनके थ्रू आप लोगों ने क्या किया था, सर्किट पे इनको इम्प्लीमेंट किया था अपने इलेक्ट्रिक सर्किट पे। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप लोगों ने इक्वेशंस जनरेट की। ठीक है, तो वो जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम लोग यूज़ करते हैं अपनी मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है तो हम लोग जो फिजिकल लॉज है, न्यूटन लॉज और इस तरह से ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो उस सिस्टम की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडल करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने इलेक्ट्रिकल के लॉज को यूज करेंगे, किरचॉफ लॉ और इनको एटसेट्रा। ये आप लोग सब बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट है, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन के पार्ट को देखें तो हम लोगों ने दो चीज़ों को, दैट इज मेन पॉइंट्स, नंबर वन इज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रखना है कि अगर सिस्टम की आउटपुट करंट पॉइंट पे सिर्फ करंट इनपुट से ही रिलेटेड है तो उसमें हमारे पास क्या है, वो सिस्टम क्या है, स्टैटिक है, उसमें कोई मेमोरी नहीं है। द सिस्टम इज मेमोरी लेस देन द सिस्टम इज कॉल्ड स्टैटिक। एंड अगर हमारे पास जो आउटपुट जो है वो सिस्टम की जो इनपुट है उसकी कुछ पास्ट वैल्यूज़ के साथ भी कनेक्टेड है, कुछ फ्यूचर वैल्यूज़ के साथ कनेक्टेड है, और तो कुछ प्रेजेंट वैल्यूज़ भी हैं ऑब्वियसली। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए क्या कंपलसरी होता है कि सबसे पहले हम लोग सिस्टम को मॉडल करते हैं उसकी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, एंड देन आफ्टर दैट उसका सेकेंड स्टेप क्या होता है, दैट इज द एनालिसिस ऑफ द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा अब मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में देखते हैं कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है। मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो बेसिकली उसके ज़रूरी नहीं है। अब देखिए एक जो स्टूडेंट है उसकी अप्रोच कोई होगी, माइंड की अप्रोच दूसरे की कोई होगी, तीसरे की कोई होगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास जैसे कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल मेथड्स, तो जब भी हम लोग सिस्टम को मॉडल करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड्स को, इस तरह से इसको मॉडल कर लेते हैं। अप्रोचेस डिफरेंट भी हो सकती है, किसी के माइंड में वो किस तरह से आता है, लेकिन देखना ये है कि जो सिस्टम की एप्लीकेशन है, मतलब जिस पे आप लोगों ने वो सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, जिस एप्लीकेशन के लिए आप उसको सिस्टम को मॉडल कर रहे हैं, क्या उसके लिए बेस्ट एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है। तो अगर हम लोग देखें तो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स मैथमेटिकल मॉडलिंग में। सबसे पहले एक जो आपके पास मेथड है दैट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये अब इसमें माउस में ऐसे ही राइट होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस का मेथड है। ठीक है, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का मेथड है, ये आप लोग नोट डाउन कर लें। नंबर वन हमारे पास क्या है, या तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू इसको मॉडल करेंगे मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, नंबर वन। सेकेंडली हमारे पास आएगा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, डेट इज अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन। और थर्ड थर्ड जो है वो आपके पास है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन।
ये देखें यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से इसको नोट कर लें, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। क्या कर सकते हैं, या तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ करके आप अपने सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। सेकेंड वन इज ट्रांसफर फंक्शन को यूज़ करके अपने सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। थर्ड वन इज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल इन ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम्स, और मैंने क्या बताया कि हम लोगों ने क्या देखना है कि हमारी एंड एप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ऑप्टिमल कंट्रोल चाहिए तो हमारे पास एडवांटेज क्या है कि अगर हम लोग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कर ले। अब मैंने ऑप्टिमल, अच्छा कभी भी सिस्टम में ऑप्टिमल का क्या मतलब होता है कि एक पेट करेक्टरिस्टिक कहेंगे जी हमें इतनी करंट चाहिए और इतनी वोल्टेज है, और हम लोगों ने सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन करना है कि वो वाली वैल्यूज हमें अटेन हो जाए, ठीक है, वो वाला ऑप्टिमल पॉइंट हमें अटेन हो जाए जिसमें सिस्टम हमारा स्टेबल भी हो जाए और हमें सारे के सारे वो पॉइंट्स मतलब एरर के चांसेस इसमें कम से कम, ऑप्टिमल पॉइंट्स हमें अचीव हो जाएं, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिमल कंट्रोल। अगर हमें ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम्स को डिजाइन करना है तो उसके लिए बेहतर क्या है आपके पास कि वी विल यूज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, सेकंड वन इज अगर हमारे पास लाइक दिस कि अगर सिस्टम है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, like this, if the system is single input single output linear time invariant system, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज द LTI। एल, जब भी कहीं भी कीवर्ड लिखा होगा LTI कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें हमें 2-3 पैरामीटर्स पता होने चाहिए हमारे माइंड में। ये लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट, लीनियर के क्या मतलब है, एक तो सिस्टम की जो इनपुट और आउटपुट है वो आप इन दोनों के दरमियान क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। दूसरा ये सिस्टम क्या है, टाइम इनवेरिएंट, मीन्स कि ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो किसी भी लीनियर टाइम, एक तो ये कंडीशन है कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट, और दूसरी कंडीशन उसने क्या बताया है कि इसमें इनपुट भी देखें आपके सिस्टम में, या तो सिंगल, जब सिस्टम बहुत सिंपल वे में स्टार्ट किए थे हम लोगों ने स्टडी करने कंट्रोल सिस्टम को, तो वो स्टार्ट हुआ था विद सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। लेकिन अब हमारे पास क्या है, हम लोग वी वांट कि हम लोग इसको एक्सप्लोर करें कि अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं और मल्टीपल आउटपुट्स हैं, देन हाउ उस सिस्टम को हम लोग कैसे जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक सिंपल सा सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट LTI सिस्टम है, तो उस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के एनालिसिस के लिए हम लोगों के लिए बेस्ट मेथड क्या है, ट्रांसफर फंक्शंस हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम लोग उसके थ्रू अपने सिस्टम को मॉडल कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमें जो है वो चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस कहाँ पे यूज होता है, लाइक डिफरेंट सिस्टम है, जैसे मैकेनिकल सिस्टम्स को डिज़ाइन करना है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास क्या इजी होगा कि वो विल यूज डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको डिटेल में सारा देखेंगे। हम लोगों का बेसिकली आगे काम ही ये है, चैप्टर ये स्टार्ट हो गया मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डिफरेंट सिस्टम्स पे, तो वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को उसमें से कंक्लूड करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सिंप्लिसिटी वर्सेस एक्यूरेसी, ठीक है। अभी हम लोगों ने भी जो लास्ट पॉइंट था उसमें क्या देखा, पहले तो हम लोगों ने बात की सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि मॉडल के लिए हमें डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालिसिस करना पड़ेगा, और हमारे पास इसमें फिजिकल लॉज हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ है, किर्चॉफ्स लॉ है, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए और मैकेनिकल सिस्टम के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि मॉडल को हम लोग एक ही तरीके से नहीं कर सकते प्रपोज, उसके लिए डिफरेंट हम लोग प्रपोज कर सकते हैं। लाइक इसकी जो 3 जो नॉन मेथड्स हैं कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करने के लिए, वो है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं, नंबर सेकंड ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू, थर्ड वन इज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके हम अपने सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी एंड एप्लीकेशन की, अगर हमें बहुत ही ऑप्टिमल किस्म का सिस्टम चाहिए जहाँ पे एरर के चांसेस बहुत कम हो, तो वहाँ हमें क्या प्रेफर करेंगे, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को। अगर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट LTI सिस्टम को एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, तो वहाँ पे हमारी क्या प्रेफरेंस होगी कि हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए क्या यूज़ कर लें, ट्रांसफर फंक्शन मेथड को यूज़ कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज सिंप्लिसिटी वर्सेस एक्यूरेसी।
In obtaining a mathematical model, we must make a compromise between the simplicity of the model and the accuracy of the results of the analysis. ठीक है, मतलब ये कि एक ट्रेड ऑफ, याद होगा आप लोग पढ़ते हैं ट्रेड ऑफ रूल के सिस्टम में, अगर हम लोगों ने एक्यूरेसी चाहते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी और एक्यूरेसी के बिटवीन कॉम्प्रोमाइज करना है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है लीनियर, लेकिन उसमें अगर किसी सिस्टम की लीनियर करेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें नॉन लीनियर पैरामीटर्स भी बहुत सारे हैं जो सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उस प्रैक्टिकली तो आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग कैसे इग्नोर कर लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं, जैसे लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा जब सर्किट एनालिसिस किया था नेटवर्क एनालिसिस में भी, कि जीरो इनिशियल कंडीशन। जीरो इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब है कि ऐसी स्टेट जिसमें हम लोग सारे के सारे सिस्टम टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या कह लेते हैं कि सिस्टम के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, जो चेंज हो रहे हैं वेरिएबल्स, उनकी वैल्यूज हम लोग क्या ले लेते हैं कि वो सारे के सारे वेरिएबल्स जो है जीरो, या समटाइम हम ये एज्यूम कर लेते हैं। आप लोगों ने कभी क्वेश्चंस देखी हो, सॉल्व किया हो कि जी ये बहुत स्मॉल चेंज है, इसको ज्यूम कर लेते हैं कि डेट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नियरली इक्वल टू जीरो, उसको हम लोग इक्वल का साइन यूज नहीं करते, उसमें नियरली या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। सिमिलरली इस तरह की हम लोग अजम्पशन अपने मॉडल में इंक्लूड कर लेंगे कि जी सपोज कर लेते हैं कि इसमें नॉन लीनियरिटीज नहीं है, या अगर हैं भी तो बहुत माइन्यूट सी है जो सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेंगी। तो ये ज्यूम कर लिया कि सिस्टम लीनियर है। अब लीनियर है और उसको सिंपल रहने दिया, क्योंकि अगर हम लोगों ने सिस्टम की नॉन लीनियरिटीज को हैंडल करना है तो उन को हैंडल करने के लिए हमारा सिस्टम भी उतना ही ज़्यादा क्या होना शुरू हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को कोई बड़ा एक एक्यूरेट सा मॉडल चाहिए तो हम इस तरह के बहुत सारे नॉन लीनियर पैरामीटर्स को क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, ताकि हमारा सिस्टम क्या रहे, सिंपल और एक्यूरेसी दोनों में हम लोगों को इस पॉइंट को देखना है। देखा, if the for example in particular if a linear lumped parameter mathematical model is desired, कि if we want linear lumped mathematical model तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी बहुत सारी नॉन लीनियरिटीज को इग्नोर कर देंगे, एंड जो कि हमारे पास सिस्टम में प्रेजेंट है फिजिकली सिस्टम में प्रेजेंट है, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, उनको इग्नोर भी कर देते हैं और ये ज्यूम कर लेते हैं ये तो स्मॉल है और गुड एग्रीमेंट है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, वी विल अटेन द गुड एग्रीमेंट between the results of the analysis of the mathematical model and the results of the experimental studies of the physical system. ठीक है, कि हम लोगों को क्या करना है कि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम एक सिंपल कोशिश करेंगे कि एक सिंपल मॉडल जो है वो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर करें, so that we can get a general feeling for the solution. लाइक उसने बताया कि लेकिन ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैथ ऑफ स्प्रिंग जो है, ये अगर मैथ स्प्रिंग सिस्टम ले लेते हैं तो लो फ्रीक्वेंसीज ऑपरेशन उसका देखेंगे, लेकिन जैसे ही बट इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एट द हाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, मतलब ये कि अगर सिस्टम की कुछ हमें करना पड़ेगा, या तो लो फ्रीक्वेंसी पे उसका एनालिसिस कर लें, हाई फ्रीक्वेंसी पे देख लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर लो फ्रीक्वेंसी पे इग्नोर हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो वही पैरामीटर्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियोरिटी क्या है कि अपने मॉडल को अपनी बेस्ट चॉइस पे हमें ये क्या करना है कि उसको सिंपल रखना है, ताकि उसको हम लोग डिफरेंट उस पर अप्रोचेस को अप्लाई कर सकें और उसका एनालिसिस कर सकें। ओके, ये हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन कर चुके हैं, ये सारा लीनियर सिस्टम्स क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या है, एंड व्हाट आर द लीनियर टाइम इनवेरिएंट एंड लीनियर टाइम वेरी। ठीक है, लीनियर सिस्टम्स आर व्हाट, सिस्टम इज कॉल्ड अ लीनियर इफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज। ठीक है, अगर सुपरपोजिशन रूल सिस्टम पे अप्लाई होता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज द लीनियर सिस्टम। ये आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी ये सुपरपोजिशन थ्योरम ही अप्लाई किया था। अब वो हमारे पास क्या है कि अगर
किसी सिस्टम पे साइमल्टेनियसली अप्लाई करें टू डिफरेंट फंक्शंस को और उसका रिस्पांस देखें। जो रिस्पांस उन दो एप्लीकेशंस की वजह साइमल्टेनियसली हम लोगों ने फोर्सिंग फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया है एट द इनपुट, और उसमें सिस्टम का रिस्पांस देखें और वो किसके इक्वल होना चाहिए, इज द सम ऑफ टू इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, मतलब जो कंप्लीट रिस्पॉन्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, द सम ऑफ टू इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब टू डिफरेंट आप लोगों ने साइमल्टेनियसली फोर्सेस को अप्लाई किया सिस्टम पे और उसका कुछ रिस्पॉन्स आया। ठीक है, अब वो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अलग अलग हर रिस्पॉन्स के इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ये रूल अप्लाई हो जाता है या फिर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम इज कॉल्ड एज लीनियर, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द रूल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम्स हैं, ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स हैं। जो टाइम डिपेंडेंट हैं वो क्या होंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम। और अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सो इन दिस चैप्टर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे द मोर आगे हमारा तो मैथमेटिकल काम ज़्यादा आ जाएगा। मतलब मैथमेटिकली इन सिस्टम्स को हम लोगों ने एनालाइज करना है, उनकी इक्वेशंस को ड्राइव करना है और उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है। सो चैप्टर 2.1 में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन टू द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायनेमिक सिस्टम्स। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ये तो भी हमारा सारा इंट्रोडक्शन था। उसमें सेकंड टॉपिक इज ट्रांसफर फंक्शन एंड इम्पल्स रिस्पांस फंक्शन। अच्छा जी, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, क्या है हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा ट्रांसफर फंक्शंस को। नॉर्मली कहीं ना कहीं ये इसको जरूर आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, अगर इसकी जनरल जनरल डेफिनेशन को हम लोग देखें तो हम ये कहते हैं कि जी रिलेशनशिप या फिर रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको देखें, इन कंट्रोल थ्योरी फंक्शंस कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शंस आर कॉमनली यूज्ड टू कैरेक्टराइज द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप्स ऑफ कंपोनेंट्स or the systems that can be described by linear time invariant differential equations। अच्छा, पहले हम लोगों ने लिया एक मैथमेटिकल मॉडल की बात की और हमने ये देखा कि उस पे तीन तरह के डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखना। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बता रही है, वो इस सिस्टम का सारा रिस्पॉन्स बता रही है कि उसके वेरिएबल्स, आउटपुट के वेरिएबल्स और इनपुट के वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप उनका क्या है। तो उस सारे के सारे रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस को, और ये इम्प्लीमेंट किस पे करेंगे, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। ऐसे ये एक बड़ी टर्म है जिसको अभी हमेशा अपने माइंड में रखना है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, एक तो वो लीनियर होंगी, लीनियरिटी का एलिमेंट उनमें पाया जाएगा। दूसरा उसमें क्या है कि दैट ये जो इक्वेशन होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होंगी टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होंगी, ये टाइम इनवेरिएंट नहीं होंगी। मतलब जो टाइम के साथ साथ क्या होना हो रही है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट differential equation system is defined as the ratio of Laplace transform of output, a response function to the Laplace transform of input, that is a driving function under the assumptions that all the conditions are initial conditions are zero। So kindly इस point को
इसलिए मैं आपको बुक से हाईलाइट करवा रही हूँ ताकि आप ये इन पॉइंट्स को नोट कर लें। इसको आप लोगों ने इस इक्वेशंस को आपको पता होना चाहिए, जितने भी वर्ड उसमें यूज हो रहे हैं। एक तो ये क्या बता रहा है कि दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ऑब्वियसली इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइविंग फोर्स, और आउटपुट को हम लोग क्या कहेंगे? जो उस ड्राइविंग फोर्स को इम्प्लीमेंट करने से, उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने से हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसको हम लोग आउटपुट को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स फंक्शन। और हम लोगों ने अजम्पशन इसमें क्या की है कि जितनी भी इनिशियल कंडीशंस थी वो हमारे पास क्या है? जीरो। अब ये देखें, अगर हमारे पास कंसिडर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये कोई भी इसने लिया हुआ है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, और उसमें इसने डिफरेंशियल इक्वेशन ली है। अच्छा जी, ये उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली है, ठीक है। ये आपके पास आ रही है एक तरफ, तो ये देखें जहाँ पे भी वाई लिखा हुआ है, ये आप याद होगा कुछ ना कुछ आप लोगों ने, बल्कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा होगा मैथमेटिक्स का, तो उसमें आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी हुई होंगी। उसमें ये लाइक सम हाउ दिस इक्वेशन है, तो जो जहाँ पे भी वाई के पैरामीटर्स आ रहे हैं, या फिर ये हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे पैरामीटर्स, ये जो वैल्यूज हैं, ये हमारे पास हैं आउटपुट की। ठीक है, वाई इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, और जहाँ पे भी एक्स आ रहा है हमारे पास, ये एक्स हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे क्या है? इनपुट है। तो अब इसका ट्रांसफर फंक्शन इस लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे शो करेंगे? कि आउटपुट, रेशियो ऑफ आउटपुट लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमें पता है कि जब भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है, अब वाई है तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई, एंड अगर एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्स। मतलब अब हम क्या चले जाएंगे? एस डोमेन में। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? बेसिकली ये एस डोमेन होती है, दैट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट Laplace transform of the output to the ratio of the Laplace transform of input, that is called as transfer function. ठीक है, तो whenever we talk about the transfer function, सबसे पहले क्या करना है? हमें लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम लेना है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, उसमें इनिशियल कंडीशंस को जीरो पुट कर देंगे, और उसके बाद हम क्या कहेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोगों ने नोट करना है, कि जो एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ये किस तक लिमिटेड है? कि सिस्टम आपका लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम है। ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम अगर है, तो वहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच को यूज करते हैं। So the transfer function of a system is a mathematical model in that its operational method of expressing the differential equations that relate the output variable to the input variable। ठीक है, ये बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि सिस्टम के ऑपरेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए क्या करेंगे? आउटपुट वेरिएबल्स का और इनपुट वेरिएबल्स का क्या करेंगे? एक रिलेशनशिप शो करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ट्रांसफर फंक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड वन हमारे पास क्या है? ट्रांसफर फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इटसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द इनपुट और ड्राइविंग फंक्शन। ठीक है, मतलब एक सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है इटसेल्फ,
ये डिपेंड नहीं कर रही आपके ड्राइविंग फंक्शन की मैग्नीट्यूड पे या उसकी नेचर पे, ठीक है। मतलब ये है कि आप जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड या फिर उसकी नेचर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। ये इटसेल्फ सिस्टम प्रॉपर्टी है। अच्छा, थर्ड पॉइंट इज व्हाट ट्रांसफर फंक्शन इंक्लूड्स द यूनिट्स नेसेसरी to relate the input to output. However, it does not provide any information concerning the physical structure of the system, ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप के लिए जो कंपलसरी उस सारा रिलेशन को शो करने के लिए जो कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं सिर्फ उनके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा होगा, लेकिन सिस्टम के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। इफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ a system is known, then the output or the response can be studied for various form of inputs with a view towards understanding the nature of the system. If the transfer function is not known, it may be established experimentally by introducing the inputs and studying the output of the system. Once the established, ठीक है। इसमें अगर इसको हम लोग कंक्लूड करें कि जो ट्रांसफर फंक्शन है बेसिकली ये किस पे, ये सिस्टम की जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना उसकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ये सिस्टम की इटसेल्फ प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इसको हम लोग कब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये लिमिटेड क्यों है, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिट लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। तो उसमें सबसे पहले उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंक्लूड करेंगे, उनको कंक्लूड करने के बाद वी विल अप्लाई द ट्रांसफर फंक्शन, और ये हमारे पास वो सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड कर रहा होगा जो कि बता रहे होंगे कि आउटपुट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है, लेकिन ये सिस्टम के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं बता रहा होगा। तो ऑब्वियसली अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, जो दो तीन वर्ड्स हैं, दैट इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिफरेंशियल इक्वेशंस, जहाँ पे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर ट्रांसफर फंक्शन को पूछे कि व्हाट आर द ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, और इसकी कंडीशन क्या है कि जितनी भी इनिशियल कंडीशंस हैं ये हमारे पास क्या है इस केस में, दे आर इक्वल टू 0। अच्छा, ये चीज़ें भी आप लोगों ने फ्रीक्वेंटली डिस्कस की होंगी अपने उसमें मैथ्स में। एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम्स को देखना है तो इसके लिए सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके जो टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं कंट्रोल सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, एंड आफ्टर डैट इसमें हमारे पास है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस लेंगे अपने सिस्टम की, उसको लेने के बाद क्या करेंगे, उस पर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे अपनी फाइनल आउटपुट को कंक्लूड करने के लिए। अच्छा जी, आगे है, नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम। एक कंट्रोल सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। एक कंट्रोल सिस्टम की जब बात करेंगे इसमें वेरियस कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, टू शो द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ईच कंपोनेंट इन कंट्रोल इंजीनियरिंग, हम लोग एक डायग्राम एक लेते हैं, कॉमनली यूज डायग्राम दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सिस्टम इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ईच कंपोनेंट।